सीआरपीसी के तहत जो लेक्चर सीरीज़ है आज उसमें हमने गिरफ़्तारी पर बात करनी है। तो गिरफ़्तारी किस तरह से होती है, ये उन हालात में है जब वारंट निकल चुके हों। तो यानी किसी भी शख्स के गिरफ़्तारी के वारंट हों तो फिर उसको किस तरह से गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको गिरफ़्तारी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गिरफ़्तारी का मतलब हथकड़ी लगाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक गलत तसव्वुर है और प्रैक्टिस की कुछ वजूहात हैं जो मैं अभी बता देता हूँ। दूसरी बात ये कि किस वक्त और किन हालात में पुलिस जो है वो घर के अंदर दाखिल हो सकती है, या फिर वो कोई भी घर का दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, खिड़की तोड़ सकते हैं या नहीं भी तोड़ सकते। एक तो ये चीज़। दूसरी उसमें आपने ये देखना है कि जब कोई अगर घर जिसमें कोई ख़वातीन रहती हों तो उनमें किस तरह से पुलिस दाखिल होती है, वो दुरुस्त होता है या नहीं। और उसके बाद ये जो है कि कोई भी जब इंसान गिरफ़्तार हो जाता है, जिस शख्स के वारंट निकले होते हैं, तो उसको आप मार पीट सकते हैं या नहीं, या उसको किस किस्म का उस पर सख्ती की जा सकती है। उसके अलावा कि जो गिरफ़्तार शख्स होता है उसकी तलाशी किस तरह से लेनी है, किसने लेनी है, उससे जो तलाशी के बाद सामान बरामद होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, ये चीज़। और उसके अलावा अगर किसी औरत की तलाशी लेनी है तो वो किस तरह से तलाशी ली जाएगी। तो इसके अलावा अगर किसी से तलाशी के दौरान कोई हथियार बरामद हो जाता है तो उस हथियार को कहाँ रखा जाएगा, वो किस तरह से उसकी कस्टडी होती है और किस तरह से उसको फिर बाद में लिया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ हमने जो थोड़ी और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करनी है वो ये है कि जो ने रेप के केसेस हैं उनके अंदर जो शख्स गिरफ़्तार होते हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और दूसरी बात ये कि उनकी गिरफ़्तारी के फ़ौरी बाद कौन सी चीज़ें हैं जो करना नहायत ज़रूरी हैं। तो ये कुछ हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। ये सेक्शन वाइज मैं अपने हर लेक्चर के अंदर बयान करता हूँ। तो आज के जो लेक्चर है वो 46 सीआरपीसी से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर ये लिखा है कि जनाब कोई भी गिरफ़्तारी कैसे होती है। यानी कि अगर मैं एक और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा चलें मैं इसको मज़ीद डिटेल में भी बता देता हूँ। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, यूट्यूब पर कमेंट भी किया कीजिए। तो अब इससे मेरी जो है ना आपकी तरफ से एक जो है ख़ास तरह से हौसला अफजाई होती है। तो आज हम इसको डिटेल में जाने से पहले बता देता हूँ कि गिरफ़्तारी जो है उसके हवाले से मैंने कहा था कि एक गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है। देखें, गलत कॉन्सेप्ट ये था कि गिरफ़्तारी का मतलब हथकड़ी नहीं। देखें, जब एक तो ये चीज़ कि गिरफ़्तार सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस के अलावा कोई भी शख्स कर सकता है जिसके पास किसी दूसरे शख्स को गिरफ़्तार करने के वारंट मौजूद हों। तो वो भी जो है वो इंसान दूसरे इंसान को गिरफ़्तार कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये पुलिस ही काम करती है। उसके बाद कि गिरफ़्तारी का कॉन्सेप्ट जो 46 सीआरपीसी के अंदर मेंशन है वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर देता है, यानी कि अगर आप किसी बंदे को गिरफ़्तार करना है, पुलिस पहुंचती है उस शख्स के पास और वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी गिरफ़्तारी के लिए हाज़िर हूँ, आप मुझे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, तो अब ज़रूरी नहीं कि पुलिस जो है उस बंदे को फ़ौरी वहाँ पर हथकड़ी लगा देगी। तो ये आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब पुलिस वाले किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करते हैं बाज़ार वगैरह से या किसी जगह से, तो उनको वो हथकड़ी नहीं लगाते, वो वैसे ही उनको जो है अपने व्हीकल में बैठाते हैं और ले जाते हैं। तो क्योंकि उनको पता होता है कि वो गिरफ़्तारी के लिए जो हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स को हथकड़ी लगानी है। तो इसलिए आम तौर पर आम लोगों को चूँकि नहीं पता होता, तो लेकिन ये है कि वो ब्लैकमेल हो जाते हैं सम टाइम। तो जब आपने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, जब आप उसके मुती हो गए, तो फिर पुलिस के लिए बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है कि वो किसी भी शख्स को हथकड़ी लगाएँ। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर कोई शख्स अपनी गिरफ़्तारी में मुज़ाहमत करता है, यानी कि अपने आप को गिरफ़्तार नहीं होने देता, या वो गिरफ़्तार हो गया है और उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है, फ़रार होने की कोशिश करता है,
तो फिर पुलिस अफसर या वो दूसरा शख्स जिसके पास आपकी गिरफ़्तारी के वारंट हैं, वो जो है कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी ताकत के यानी कि जिस भी हद तक जाएँगे वो अपने तमाम मीन्स को, ज़राए को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी गिरफ़्तारी को जो है इंश्योर किया जा सके, यानी कि मुल्ज़िम को भागने ना दिया जाए। उसके बाद से दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर कुछ भी जो है वो पुलिस को ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि किसी शख्स को उन्होंने गिरफ़्तार रखना है तो उसके लिए वो क्या करें कि उसको भागने नहीं देना लेकिन उसको जान से मार दें अपनी कस्टडी के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मासवाए कि ये है कि कोई बंदा जो सज़ाए मौत का कैदी हो या फिर जिस पर यानी कि सज़ाए मौत वाला कोई जुर्म हो उसका इल्ज़ाम लगा हो या उम्र कैद वाला जुर्म हो, तो उस पर जो है वो कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक सख्ती करने की, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि पुलिस वाले किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए महज़ ऐसे नहीं कि कोई बंदा भागने लगा था तो उसको गोली मार दें कि जनाब ये तो भागने लगा था। तो ये बिल्कुल भी ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 में जो लिखा हुआ है कि अगर कोई जो शख्स जिसको गिरफ़्तार करना है तो फिर क्या होता है कि दो लोगों की, देखें जब भी गिरफ़्तारी का ज़िक्र आएगा तो आपने ज़हन में दो लोगों को याद रखना है कि एक तो पुलिस अफसर जो गिरफ़्तार कर सकता है या दूसरा शख्स जो जिसके पास वारंट है। तो अब जितना भी सीआरपीसी डील करता है वो इन दोनों शख्स के हवाले से ज़िक्र करेगा कि अगर कोई जो शख्स है जिसको गिरफ़्तार करना है उसको गिरफ़्तार करने वाला कोई पुलिस अफसर है तो उसके लिए क्या अख्तियारात हैं, और अगर कोई गिरफ़्तार करने वाला कोई पुलिस अफसर के अलावा दूसरा शख्स है जिसके पास वारंट गिरफ़्तारी हैं तो उसके हालात थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अब इसमें देखें 47 में ये है कि अगर कोई शख्स गिरफ़्तार जिसको करना था यानी कि मुल्ज़िम है उसको गिरफ़्तार करना है और वो मुल्ज़िम किसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया है, किसी जगह के अंदर चला गया है, तो वहाँ पर पुलिस अफसर जो है या दूसरा शख्स जिसके पास वारंट होंगे तो वो ये समझता हो कि ये जो है शख्स यहाँ पर दाखिल हो गया है, या वो ये समझे कि इस मकान के अंदर वो रहता है, या वो ये समझे कि ये जगह जो है उस शख्स की है जहाँ पर उसका आना जाना है, तो वहाँ पर दाखिल होने के लिए उस पुलिस अफसर को तलाशी की, उस जगह की तलाशी के लिए कि ताकि ये देखे कि उस वक्त ये बंदा घर में है या नहीं है, या इस जगह के अंदर वो मौजूद है या नहीं है मुल्ज़िम। तो मुल्ज़िम की तलाशी के लिए पुलिस अफसर को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी ताकि वो उस जगह के अंदर दाखिल हो और दाखिल हो के देख सके कि अंदर वो शख्स है या नहीं है जिसे वो गिरफ़्तार करने आया है या जिसके लिए उसके पास वारंट गिरफ़्तारी मौजूद हैं। उसके बाद आ जाएँ सेक्शन 48 पर कि अगर कोई शख्स यानी कि अगर फ़र्ज़ करें अब एक पुलिस अफसर को या जो दूसरा शख्स है जिसके पास वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको एक घर के अंदर दाखिले की इजाज़त ही नहीं दी जाती, तो जो शख्स जिसके पास वारंट हैं तो वो पहले तो जो है अंदर मौजूद शख्स को ये इजाज़त देगा कि वो अपनी अकोमोडेट ख़ुद को अकोमोडेट कर सके, यानी कि अपने रेस्ट को, अगर वो एस्केप होना चाहता है उस जगह से भागना चाहता है तो उस शख्स को इजाज़त देगा कि वो वहाँ से उसे इतना टाइम दे कि वो अपना बंदोबस्त कर ले। तो दूसरा वो होगा कि यानी कि अगर पुलिस अफ़सर होगा तो पुलिस अफ़सर पहले सबसे अपनी अथॉरिटी बताएगा, फिर वो अपना मकसद बताएगा, फिर उसके बाद वो दाखिले का मुतालबा करेगा। यानी कि जब भी पुलिस किसी के भी घर के अंदर आती है या किसी भी जगह के अंदर सर्च करने आती है तो पुलिस हमेशा पहले अपनी बताएगा कि भाई ये मेरा अख्तियार है, मैं इस वक्त इस जगह की तलाशी इस मकसद के लिए लेना चाहता हूँ या इस बंदे को आपकी बिल्डिंग के अंदर ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर यानी ये चीज़ फिर पुलिस को साबित भी करनी होती है कि ये वाक़ई मैंने इस मौके पे जाके इन बंदों से इजाज़त तलब की थी, इन लोगों ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी, तो फिर मैंने क्या किया, यानी कि फिर वो पुलिस अफ़सर के पास इख्तियारात है कि वो चाहे तो उस बिल्डिंग का, उस घर का बैरूनी दरवाज़ा तोड़ दे या अंदर वाला कोई कमरे का दरवाज़ा तोड़ दे या खिड़की बाहर वाली तोड़ दे या अंदर वाली कोई खिड़की तोड़ के, यानी कि उसका मकसद होगा उस जगह की तलाशी के लिए अंदर दाखिल होना। तो ये जो चीज़ होगी तो पुलिस वाला अपनी पहले इख्तियारात बताएगा, उसके बाद ही वो अंदर उसको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर उसको वो ज़ोर आज़माई करते हुए अपने ताले तोड़कर उस बिल्डिंग के तो अंदर दाखिल होगा। तो दूसरी बात ये कि
अगर उसने ऐसा मुतालबा किया ही नहीं, अगर फ़र्ज़ करें पुलिस वाले आते हैं और वो आपसे कोई मुतालबा नहीं करते और बिला इजाज़त आपके घर में घुस जाते हैं, तो ये एक पुलिस के ऊपर एक जुर्म है। ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी के साथ होता है तो इस चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये पुलिस के ऊपर एक जुर्म बनता है। अब आज आगे आ जाते हैं कि सेक्शन 49 है, यानी इसके सॉरी सेक्शन 48 के अंदर ही एक चीज़ है कि अगर ये बिल्डिंग, मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो किसी औरत की मलकियत है, या फ़र्ज़ करें कि उनके अंदर और बिल्डिंग के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं, तो वहाँ पर पुलिस अफसर को इजाज़त नहीं मिलती। तो उसके लिए क्या करना है, उसने सबसे पहले देखें, उसने ख़वातीन को कहना है अंदर से, ये जो हम अंदर मौजूद हों उनको ये कहना है कि आपको पूरा इख्तियार है, आप पूरी जो है अपनी मर्ज़ी के साथ इस जगह को आसानी से जितना जल्दी हो सकता है ख़ाली कर दें, ताकि मैं इस जगह के अंदर दाखिल होकर मुलज़िम को ढूंढ सकूं। तो वो क्या करेगा कि ऐसी ख़वातीन को हर तरह से असिस्ट भी करेगा और मौका देगा पूरी तरह से कि वो औरतें वहाँ से निकल जाएं, या औरत जो है वो वहाँ से जगह छोड़ दे। तो फिर उसके बाद वो उस दरवाज़े को तोड़कर या उस जगह को जो है उसकी खिड़की वगैरह तोड़कर या किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ करके उस घर की इमारत के अंदर दाखिल होगा। उसके बाद सेक्शन 49 है, जिसके अंदर पुलिस देखें, अगर कोई बंदा किसी शख्स की गिरफ़्तारी के लिए आया था, यानी कि एक शख्स के पास दूसरे शख्स के वारंट गिरफ़्तारी थे और वो उसकी गिरफ़्तारी के लिए एक घर के अंदर घुसा था। अब क्या हुआ कि लोगों ने पकड़कर उसी को, या मुलज़म ने पकड़कर उसी शख्स को उस घर के अंदर कैद कर दिया। या फिर ये कि जो पुलिस अफ़सर एक घर की तलाशी लेने आया था, तो उसको उस घर के अंदर ही कैद कर दिया जाए। तो ऐसे शख्स को जिसके पास वारंट थे वो खुद फंस जाए, या पुलिस अफसर जो किसी को पकड़ने आया था खुद वहाँ पर फंस जाए, तो उसके पास इख्तियार होगा कि अपनी रिहाई के लिए वो कोई भी घर का दरवाज़ा तोड़ दे, कोई भी दीवार को तोड़ दे, खिड़की तोड़ दे, तो वो ताकि वहाँ से निकल सके। तो अपनी बाज़याबी के लिए किसी भी ऐसे शख्स को या पुलिस अफसर को मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ कर सकता है। उसके बाद आ जाएं सेक्शन 50 पर, जहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स गिरफ़्तार हो चुका है तो सिर्फ़ उसकी गिरफ़्तारी को मेनटेन रखना है, यानी कि ये बरकरार रखना है कि ये बंदा जो है वो गिरफ़्तारी के अंदर ही रहे। तो उस पर कितनी सख्ती की जा सकती है, ये नहीं कि पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया और अब वो मारना पीटना शुरू कर दें। नहीं, उनको पता है कि सिर्फ हमने इसको पकड़ा हुआ, ये हमारी पकड़ से बाहर ना जाए, तो उस पर सिर्फ उतनी सख्ती करेंगे कि जिसके तहत वो शख्स उस गिरफ्तारी के अंदर रहे, यानी गिरफ्तारी से भागे ना, फरार ना हो सके। तो इससे ज़्यादा वो सख्ती नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएं सेक्शन 51 पर। तो अगर कोई गिरफ़्तार शख्स हो जाता है, यानी कि वारंट के तहत पुलिस अफसर जो है वो गिरफ़्तार करता है, और अगर उस वारंट में ज़मानत ना हो, या ये कि ये जो है वो वारंट वाला ज़मानत वाला वारंट ना हो, नाकाबिल ज़मानत जो है वो वारंट जारी हुआ हो, तो या फिर ये कि वो गिरफ़्तार शख्स जो है वो अपनी ज़मानत ना दे सकता हो, या फिर ये कि वो कोई बिला वजह जो बिला वारंट गिरफ़्तारी हो गई हो, या वारंट के तहत किसी शख्स को गिरफ़्तार हो मगर वो कानूनी तौर पर ज़मानत ना दे सकता हो। ये वो शराइत हैं, अगर ऐसी शराइत हों तो पुलिस अफसर होगा जो बाद गिरफ़्तारी के, या कोई भी जो दूसरा शख्स गिरफ़्तार करके किसी जो है वो पुलिस अफसर को ऐसे मुलज़म को देगा। यानी कि ये एक चीज़ एक देखें कि जब भी कोई बंदा जिसके पास वारंट गिरफ़्तारी थे, उसने बंदे को गिरफ़्तार करके भी किसी पुलिस अफसर के हवाले ही करना है किसी भी दूसरे शख्स को, तो जो ऐसा शख्स होगा जब वो किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर लेगा, या गिरफ़्तारी के बाद पुलिस वाला जब किसी मुलज़म को लेके जाएगा तो उसकी वो तलाशी लेगा। उसकी तलाशी के बाद जो है उसमें से जो भी सामान निकलेगा, वो सारा का सारा अपनी सेफ़ कस्टडी में रखेगा। ठीक है, क्योंकि जब मुलज़म ने रिहाई पानी है तो उसको वो सज़ा जो उसका सामान है वो वापस दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। सिवाय जो उसने कपड़े पहने होते हैं वही उसके पास रहने दिए जाते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें से मिलती हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें पुलिस अफसर अपने पास रख लेता है, या जो शख्स जिसने वारंट गिरफ़्तारी के तहत गिरफ़्तार किया होता है वो पुलिस अफसर को देता है, और पुलिस अफसर ही एक बंदे की सामान की तलाशी ले सकता है। वो शख्स नहीं ले सकता जिसके पास वारंट गिरफ़्तारी हो।
तो अब उसके बाद जो है सेक्शन आ जाता है 52 पर कि अगर किसी जो है औरत की तलाशी लेनी हो तो उसके लिए जो है वो ज़ाब्ता यही है कि उसकी तलाशी कोई औरत ही दूसरी ले सकती है। इसलिए वुमेन पुलिस एहलकार जो होगी वो किसी भी औरत की तलाशी लेगी जो मुलज़मा होगी, ठीक है, लेकिन उसको भी अखलाकियात की मुकम्मल पासदारी करनी होगी। इसके अलावा तलाशी के दौरान अगर किसी मुलज़म से कोई ऑफेंसिव वेपन यानी कोई लड़ाई वाला हथियार, जिससे मैं कहता हूँ कि वो कोई ऐसा हथियार बरामद होता है, तो वो पहली बात तो ये कि या तो वो अदालत को जमा करवाया जाएगा, या फिर जो शख्स जिसने मुलज़म को गिरफ़्तार किया होता है और गिरफ़्तारी के बाद किसी दूसरे पुलिस अफसर को देता है मुलज़म, तो यूजुअली यानी कि आप ये समझें, जो प्रैक्टिस के अंदर से मैं एक चीज़ बता दूँ कि आम तौर पर कोई भी शख्स जिसको गिरफ़्तार किया जाता है, कोई आम कांस्टेबल गिरफ़्तार करता है और बाद में वो क्या करता है, अपने थाने के अंदर जो मुतलका एएसआई होता है, जो इंचार्ज होता है सर्कल का, उसके हवाले कर देता है। अब वो जो सर्कल वाला बंदा होता है वो उससे सारे का सारा सामान जो होता है उसकी तलाशी लेता है और अपने पास रख लेता है। तो इसके पास जो हथियार होता है वही इसके पास हथियार होता है जो उसने मुलज़म से लिया होता है। तो इसलिए ये जो ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं ये यानी या तो वो पुलिस अफ़सर लेगा या फिर अदालत के पास हो। चूँकि अदालत के पास प्रैक्टिस नहीं है कि अदालत के को इस तरह की कोई चीज़ दी जाए, तो ये ज़्यादातर पुलिस एहलकार ही अपने पास रखते हैं। तो उसके बाद जो है सेक्शन डिटेल से मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ने वाला है, वो है सेक्शन 53। देखें सेक्शन 53 के अंदर क्या चीज़ है कि कोई भी जो रेप होते हैं, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, या अटैम्प्ट टू कमिट रेप है या अटैम्प्ट टू कमिट अननेचुरल ऑफेंसेस, तो इस तरह के जब जो होते हैं इल्ज़ामात जिन शख्स पर जिन मुलज़मों पर लगाए जाते हैं, ऐसे मुलज़म को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ़्तारी के फ़ौर बाद जो है उसको, अगर रीज़नेबल ग्राउंड यानी कि यहाँ पर कानून कहता है कि अगर ये ग्राउंड हो कि जनाब इस वक्त इसकी ये हालत है कि इससे फ़ौरन मेडिकल शहादत मिल सकती है, तो उसको फ़ौरी तौर पे सरकारी हस्पताल के किसी भी डॉक्टर से या प्राइवेट हस्पताल का डॉक्टर भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, यानी कि उसका मेडिकल तिब्बी मुआयना किया जाएगा गिरफ़्तारी के फ़ौर बाद। और इसमें डॉक्टर जो है वो बिला ताख़ीर करेगा। ये 53(2)(a)(2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जितने भी रे जो 376 के ऑफेंस के तहत लगते हैं उनमें बरी भी इसी वजह से होते हैं कि ताख़ीर होती है, क्योंकि सीआरपीसी के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये जो ऑफेंस ऑफ जो है 376 होंगे, ये जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, इनमें जो है वो जल्द से जल्द मुआयना करना और मुलज़िम की जल्द से जल्द डिटेल्स फ़राहम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना टाइम लैप्स करेंगे उतनी ज़्यादा एविडेंसेस ज़ाया हो जाएंगी। जितनी एविडेंसेस ज़ाया हो जाएंगी, जितनी शहादतें ज़ाया होंगी, उतना ही फ़ायदा मुलज़िम को होता है। इसलिए कानून ने कहा है कि जब भी कोई भी बंदा इस तरह का गिरफ़्तार हो तो उसको फ़ौरी तौर पर जो है उसकी तिब्बी मुआयना किया जाएगा, और उसमें डॉक्टर जो है बिला ताख़ीर मुआयना करके रिपोर्ट तैयार करेगा, और इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखेगा, ये 53(a)(2 के अंदर कहा गया है कि उसने सबसे पहले डॉक्टर ने मुलज़म का नाम और पता, और साथ जो मुलज़म को लेके आने वाला शख्स था उसका नाम और पता, और फिर उसके बाद मुलज़म की उम्र, फिर उसके बाद मुलज़म के जिस्म पर ज़ख़म के निशानात अगर होंगे तो उनका ज़िक्र किया जाएगा। फिर उसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल जो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो वो डॉक्टर दर्ज करेगा, या फिर इसके अलावा कोई और मटेरियल जो भी उसको लगे कि डॉक्टर को ये इम्पोर्टेंट है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। और लेकिन जब वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट के नतीजे लिखेगा तो उसको हर नतीजे की वजाहत करनी होगी कि वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचा है। उसके बाद जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट देखें, ये मुआयने का वक्त, ये मैंने पहले कहा कि 53 या 376 के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग पर ही अगर डिले होगा तो डिले पर ही जो है वो मुलज़िम को बेल भी मिल जाएगी, और इसी तरह से मुलज़िम रिहाई भी ले लेता है बाद में। तो इसलिए आपने डिले नहीं करना जिस भी किसी के साथ अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या होता है। तो इसमें देखें 53
A4 के अंदर लिखा है कि जो डॉक्टर है वो ये बाउंड है बताने का कि वो दुरुस्त टाइम बताए कि जी इतने वक्त पर मैंने मुआयना शुरू किया, इतने वक्त पर वो मुआयना ख़त्म हुआ, और उसकी रिपोर्ट तैयार करके वो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर प्रोसिक्यूशन यानी कि डिपार्टमेंट को भिजवाएगा, और प्रोसिक्यूटर वहाँ से फिर उसी रिपोर्ट को 173 के चालान का हिस्सा बनाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। तो इस तरह से जो गिरफ़्तार होने वाले शख्स हैं जो 376 के तहत आते हैं, उनकी गिरफ़्तारी के अंदर इन चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। तो वारंट गिरफ़्तारी के बाद किस तरह से गिरफ़्तारी होती है वो मैंने आपको बता दिया। आपने ये सीक्वेंस वाइज और सेक्शन के हवाले से ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास ज़हन में रखनी हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको टॉपिक अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट पे ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो फ्राहम करूँ। थैंक यू।